अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 21, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। कुछ नहीं, बस कश्यप यहाँ से गुजरने लगी थी कि सोफे से पाँव उलझ गया और गिरने लगी थी तो मैंने थाम लिया। बालाज ने कश्यप की कलाई आज़ाद करते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोला था। मतलब अभी से मेरी होने वाली भाभी का इतना ख्याल रखा जा रहा है? मीनू ने शरारत भरे अंदाज में कश्यप की सिमत देखकर भाई से कहा। बिल्कुल रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा, आखिर अब ये तुम्हारी भाभी हैं। बालाज ने भी शौक अंदाज में उसकी शरारत का जवाब देकर कश्यप की जानिब देखा तो वो नजरें चुराती तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हैं नहीं, होने वाली कहें। लगता है लड़की शर्मा गई है मेरे भैया से। मीनू ने कश्यप को जाते देखकर हंसते हुए कहा, साथ ही साथ बालाज की बात की तस्हीह भी कर दी। और अगर मैं कहूँ कि होने वाली नहीं बल्कि बन चुकी हैं तो? बालाज ने अबरू चढ़ाए हुए उसकी तरफ देखकर कहा तो मीनू भी जवाबन हैरत से मुंह खोले हुए बालाज को देखकर रह गई। क्या मतलब? मीनू अब कश्यप के जाते ही उसके पास आ बैठी थी। जवाबन कुछ भी कहे बिना बालाज ने बस मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था, जबकि ये मुस्कुराहट मीनू के अंदर पनपती उलझन को बढ़ा गई थी। अच्छा भाई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। जब भी उसने टटोलती निगाहों से बालाज को देखकर सरगोशी के अंदाज में कहा। पूछो ना गुड़िया, मैं जवाब देने के लिए एकदम तैयार हूँ। बालाज ने अपनी बात के साथ फिर से मुस्कुराया तो मीनू उसका ये बदला हुआ रवैया देखकर समझ गई कि वाकई भाई साहब मोहब्बत में पड़ चुके हैं। और फिर दोनों में कुछ राज और न्याज की बातें हुई। रात को खाने पर सभी मौजूद थे सिवाय कश्यप के, और उसकी कमी को सबसे ज़्यादा बालाज मिस कर रहा था। ये बात और तो किसी ने नोट नहीं की थी, लेकिन मीनू पे सारी हकीकत खुल चुकी थी, इसलिए वो बालाज की कैफियत को समझ सकती थी। यहाँ खाना खाने की पेशकश को भी बालाज ने इसीलिए कबूल किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो अब उसे यूं भी सताने लगेगी। वो बालाज के पास से उठकर जैसे ही अपने कमरे में गई थी, बेड पर लेट कर सोचते सोचते वो कब नींद की वादी में उतरी उसे पता ही नहीं चला। आबदा ने भी नैना से कहकर खाना उसके कमरे में ही रखवा दिया था। जब उठेगी तो गर्म करके खा लेगी, अभी सोने तो बेचारी जाने कितनी रातें रज्जके में गुजरी हैं मेरी बच्ची की। आबदा ने रंजीदा दिल से आखिरी जुमला कहा। खाना बहुत अच्छा था, शुक्रिया इस बेहतरीन दावत के लिए। अब आप लोग भी सब मिलकर हमारे यहाँ चक्कर लगाए ना, मिलकर खाना भी खाएंगे और कुछ गपशप भी हो जाएगी। बालाज ने तारीफ के साथ इस शानदार दावत पर शुक्रिया अदा किया और साथ ही इस वीकेंड पर उन्हें मधु भी कर डाला। फिर चाय पीकर मायूसी से उठाया कि कश्यप ने उसे अभी तक अपना दीदार नहीं करवाया था और उसे लग रहा था कि वो सो नहीं रही बल्कि बालाज की वजह से ही बाहर नहीं आ रही। बालाज इजाज़त लेने के बाद बंगले पर जाने की बजाय फार्म हाउस पे ही वापस लौट आया। साबिर चाचा तमाम तर तैयारी के साथ उसी के मुंतज़िर थे। साबिर चाचा, हम आज नहीं जाएंगे, आप खाना खाकर आराम कर लें, कल वापस जाएंगे। बालाज उन्हें हुक्म सुनाता अपने कमरे में आया और एक बार फिर से अपना सामान अनपैक करते ही रात के लिए क्रीम कलर का कुर्ता शलवार निकाल कर जेब तंग किया और घड़ी पर वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। उसने गाड़ी में बैठते ही फिर से आबदा आंटी के घर का रुख किया। मीनू ने आबदा को मेडिसिन देने के बाद कमरे का रुख किया तो असफी हस्बे मामूल शर्ट उतारे वार्डरोब के पास खड़ा अपने लिए कपड़े निकाल रहा था। मीनू ने दरवाज़ा बंद किया तो असफी फौरन से मुतवज्जा हुआ। मुड़कर देखा तो पीछे मीनू थी। ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि अब आप वापस आ चुकी हैं। उसने मीनू को वहीं नज़रें झुकाए हुए खड़े पाया तो वजाहत देते ही उजलत में अपने लिए एक हैंग शुदा सूट निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चेंज करके लौटा तो मीनू बेड के दूसरे किनारे पर बैठी थी। आपने मेडिसिन ले ली है? असफी ने उसकी बुश की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं लेनी असफी, बस तंग आ गई हूँ इन मेडिसिन से। मीनू ने दुपट्टा उतार कर तकिए पर रखते हुए कहा, जैसे सोने के लिए तैयार हो। बहुत बुरी बात है ये।
असफी ने इतनी बात कहकर ग्लास में पानी उंडेल कर उसकी जानिब कदम बढ़ाए और फिर हॉस्पिटल से लाए गए शॉपर बैग से उसकी मेडिसिन निकाल कर उसकी तरफ चलाया, जबकि वो बुरे बुरे से मुंह बनाती रही, लेकिन बुरे दिल के साथ मेडिसिन ले ही ली। असफी उसे मेडिसिन देते ही वापस बेड के दूसरे किनारे की जानिब आया और साइड टेबल के ड्रॉर से मेडिसिन निकाली। उसने खुद भी कोई मेडिसिन ली थी और लेट गया। तभी मीनू के मोबाइल पर बिप बजी। वो कुछ देर तक बैठी मोबाइल इस्तेमाल करती रही और फिर कुछ देर के बाद उठी और यूं ही बिना दुपट्टे के बाहर की सिमत कदम बढ़ाने लगी थी कि असफी की आवाज़ से उसके कदम रोक लिए। इस हालत में कहाँ जा रही हैं? असफी ने तकिए पर पड़ा उसका दुपट्टा देखकर सवाल दागा। क्यों? क्या है मेरी हालत? मीनू ने मुड़कर उसे तीखी निगाहों से देखा। कमरे में आप जिस हालत में भी रहें, मैं आपका शौहर हूँ, मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अभी आप बाहर जा रही हैं तो दुपट्टा ले लेना। सफ़ीर मामू यासत का नीचे चक्कर लगे और आपको इस अंदाज में देखें तो अच्छा नहीं लगता। असफी ने अपने ख्यालात उस पर जाहिर किए तो वह मुस्कुरा कर रह गई, वापस पलटी और दुपट्टा ले लिया। कभी उसे असफी की ऐसी बातें और ख्यालात दकियानूसी लगते थे, लेकिन आज उसे असफी का ये अंदाज भी भाया था कि वो चाहता था कि कोई उसके सिवा मीनू को ना देखे। कल तक मीनू को इसमें जो बात दकियानूसी लगती थी, आज उसे वही पॉजिटिवनेस लग रही थी। कश्यप का मैसेज आया है, उसी के पास जा रही हूँ। आप सो जाएं, मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। शायद वो डर रही है। मीनू ने बात बनाई और बाहर निकल गई, जबकि असफी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट पास करता आंखें मूंद गया। मीनू का यूँ उसकी बात मान लेना उसे भी किसी खुश आइंद तब्दीली का पेश खैमा मालूम हो रहा था। कश्यप की आंख खुली तो तकरीबन 12 बजे को ही थे। वो उठ कर बैठी तो उसे एहसास हुआ वो तो शाम को लेटी थी और फिर कब सो गई पता ही नहीं चला। सामने मेज़ पर खाना पड़ा था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जो उसके कमरे के साथ बनी सीढ़ियों के नीचे ही था, और फिर फ्रेश होकर जैसे ही वापस कमरे की दहलीज पर कदम रखा तो लाइट चली गई। ओह, लाइट भी चली गई। लगता है 12 बज गए हैं। लाइट के जाते ही वो खुद से बड़बड़ाई। बालाज उसकी आमद से कबल ही बहुत मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हो चुका था और कश्यप के पहुंचने से पहले उसके कमरे में मौजूद था। कश्यप ने सोचा मोबाइल भी तकिए के नीचे पड़ा है, ले आती हूँ। वो मोबाइल लेने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक से इस अंधेरे में जाने कहाँ से उसके जहन में बालाज का ख्याल आ गया था। अच्छा, मैं रात को चक्कर लगाऊंगा। ये ख्याल आते ही कश्यप ने मोबाइल उठाने का इरादा तर्क किया और फ़ौरन से लॉक लगा दिया, क्योंकि उसे बालाज की बात याद थी कि रात को वो फिर से उसी के पास आएगा। लॉक लगाकर वो जैसे ही मुड़ी और एक कदम आगे बढ़ी, तभी अपने सामने खड़े अपने आहिनी वजूद से बुरी तरह टकरा गई। खौफ के आलम में हलक से चीख निकली ही थी कि उसकी चीख को बालाज ने मुंह पर हाथ रखते ही दबा दिया था। कश्यप, मैं हूँ बालाज। बालाज ने सरगोशी करते ही मोबाइल की लाइट ऑन करते हुए उसे तसल्ली देना चाहिए, जबकि बालाज की आवाज़ पर उसकी आंखें फैल गईं। उसे क्या मालूम था कि वो जिसको रोकने के लिए ये तदबीरें कर रही थी वो तो उससे पहले ही यहाँ पहुँचा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना, रात में आऊँगा। अच्छी बीवियाँ शौहर की आमद पर उनकी राह तकती हैं, और तुम मुझ पे दरवाज़ा ही बंद कर रही थी। बालाज ने शिकवा करते ही उसके मुंह पर रखे हाथ को हटा दिया था। आप अंदर कैसे आए? मतलब आप वापस नहीं गए थे? कश्यप ने हैरत में डूबे हुए सवाल दागा। वापस तो चला गया था, लेकिन चेंज करके फिर से आ गया कि रात यहीं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। बालाज ने वजाहत दी तो वो निगाहें झुका गई। फिर आप अंदर कैसे आए? आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए था, मना किया था ना मैंने। अगर किसी ने देख लिया तो? कश्यप ने भी मोबाइल की मध्यम रोशनी में पहली बार उसे देखा था। कश्यप दीवार से लगकर खड़ी थी और वो शख्स बिल्कुल उसके रूबरू खड़ा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझ पर दरवाज़ा बंद करोगी तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा? बालाज ने उसके चेहरे पर गिरी लट को कान के पीछे उड़सते हुए कहा तो उसके लम्स पर वो सिमट गई। फिक्र नहीं करो, मुझे किसी ने नहीं देखा, और जब तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझसे दूर रहने की ठान चुकी हो, तो फिर मैं तुम्हारी ये बेतुकी सी बात कैसे मान लूँ? क्योंकि मैं अब हर पल तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे दूर जाने की ज़िद है तो इस दिल को तुम्हारे पास आने की चाह है। बालाज ने भी पूरे सहकाक से उसे दोनों निशानों से थामे हुए उसकी आंखों में झाँक कर कहा, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। यहाँ जो कुछ आप अब तक कर चुके हैं, क्या वो नाकाफ़ी था जो फिर से चले आए हैं? कश्यप ने नज़रें चुराते हुए अजियत भरे लहजे में कहा। उसे डर था कि अगर किसी को यहाँ बालाज की मौजूदगी की ज़रा सी भनक भी पड़ गई
تو پھر دوبارہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، اور پھر گھر والے بھی اسے دوسرے لوگوں کی طرح غلط ہی سمجھیں گے۔ واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں کشف، جو ہو چکا ہے اسی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بالاج اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ شکست خوردہ سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے آنکھیں موندے نم آنکھوں کے ساتھ پھر سے ایک نئی اذیت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اور میری سزا یہی ہوگی نا کہ تمہاری ان پناہوں کا طالب ہو کر بھی تم سے کبھی زبردستی نہیں کروں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ بس اتنی اجازت دے دو کہ تمہارے احساس کو محسوس کرتے ہوئے کچھ گھڑیاں سکون سے سو سکوں۔ یہ دنیا مجھے کسی طور گوارا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ اپنے سسرال چلو، یا پھر مجھے میرے سسرال آنے سے منع مت کرنا، کیونکہ میں اب رک نہیں پاؤں گا۔ تمہاری عادت ہو گئی ہے مجھے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ بالاج شہاب، جو اظہار کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی نابلد تھا کہ اظہار کرنا بھی کتنا ضروری ہے اور آپ کے جذبات سے آشنائی مقابل کے لیے کتنی مسرور کن ثابت ہو سکتی ہے، آج وہی شخص اپنی کمزوری کا اس کے سامنے برملا اظہار کر گیا تھا، اور وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کبھی کسی روپ میں اس کے سامنے آیا ہوتا تو کبھی کسی روپ میں۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی کہ وہ کیسے اپنے گزشتہ رویے سے ہٹ کر آج بہت محبت بھرے لہجے میں اس سے ہم کلام تھا۔ مینو بھی جب کمرے میں لوٹی تو لائٹ نہیں تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اسے سائڈ ٹیبل پر یوں رکھا کہ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی کہ فی الحال اسے اسفی کی نیند کا خیال تھا۔ وہ اسفی کی طرف متوجہ ہوئی جو اب نیند میں تھا۔ اس کا اندازہ اسے اس کے خراٹوں سے ہوا جو وہ تھکاوٹ کے باعث لے رہا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ سکون کی نیند سو رہا تھا، ورنہ تو ہاسپٹل کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے سونے سے وجود بھی درد کرنے لگتا۔ مینو اب اس کی جانب کروٹ لیے اسے ہی نہا رہی تھی جب اسے باہر کچھ گرنے کی آواز نے چونکا دیا۔ اسفی، اسفی! مینو تو باہر سے آتی آواز پر فوراً سے ہی الرٹ ہوئی تھی۔ نیند میں ڈوبے ہوئے اسفی نے اس کی مخاطب کرنے پر کچھ اس انداز میں ہی جواب دیا تھا۔ اسفی، لائٹ نہیں ہے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، باہر سے کچھ گرنے کی آواز بھی آئی ہے، مینو نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھیمی آواز میں بتایا۔ کچھ نہیں ہے، بلی ہوگی، سو جائیں آپ۔ اسفی بھی نیند میں بڑبڑایا۔ آپ سے یہی توقع تھی مجھے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ مینو نے اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر جلے بھنے انداز میں اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ اچھا، یہاں آ جائے میرے پاس۔ اسفی نے بازو کھولے اسے اپنے پاس بلایا اور بمشکل نیند سے بوجھل آنکھیں کھولے کشف کو دیکھا، جو کبھی کھلتی اور کبھی بند ہوتی تو جواباً وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اسفی نے اسے بازو سے پکڑے ہوئے قریب کیا تو وہ اس کے بازو پر سر رکھے اس کے بہت قریب تھی۔ اسفی، مینو نے اس کے چہرے پر نگاہ کرتے ہوئے اس سے بس اتنا ہی کہا۔ مجھے وہ ساری شرائط یاد ہیں، اب سکون سے سو جائیں، ویسے بھی اس وقت میں اپنی بیوی کی نہیں بلکہ اپنی دوست کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ اسفی اس کا سر اپنے بازو پر رکھے دوسرے بازو کے حصار میں لیے پھر سے نیند میں جا چکا تھا، جبکہ مینو کچھ دیر تک اس کے چہرے کو بغور دیکھتی رہی اور اسے احساس ہوا کہ وہ اسفی کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے۔ وہ اب اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی یا حد بندی عائد نہیں کرے گی اور صبح ہوتے ہی وہ کانٹریکٹ کی عائد کردہ شرائط بھی واپس لے لے گی۔ سوچوں کا تانا بانا بنتے ہی وہ اسفی کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں موند گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی، کیونکہ اپنے محرم کی پناہوں میں وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی اور اب ہر ڈر سے آزاد سکون سے سو چکی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو، بالاج اسے کلائی سے پکڑے بیڈ کی طرف لے آیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں پلیز، کشف نے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا۔ بھوک نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا کھا لو، پھر میڈیسن بھی تو لینی ہے۔ بالاج نے اس کی بات کو انسنا کر کے اسے زبردستی بیڈ پر لا بٹھایا اور میز سے کھانا اٹھائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے خود ہی قیمے کا تھوڑا سا سالن پلیٹ میں نکالا اور ہاٹ پاٹ سے چپاتی نکالے اسے کھلانے لگا۔ کشف نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کیونکہ اب وہ اکثر اس سے الجھنے بحث کرنے سے گریز برتتی تھی، کیونکہ وہ منمانیاں کرنے کا عادی جو تھا۔ آپ اب جائیں۔ کھانے کے بعد کشف نے اس کی جانب دیکھا اور ہمت جتا کر پھر سے اس سے مخاطب ہوئی۔ میرا ہونا اس قدر گرا گزرتا ہے تم پر؟ بالاج نے برتن واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ جواباً کشف نظریں چرا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں، لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں صبح ہوتے ہی تمہیں واپس چھوڑ جاؤں گا۔
बालाज बर्तन रखते ही उसकी तरफ मुड़ा और हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, जबकि वो बालाज की इस बचकाना ख्वाहिश पर बस देख कर रह गई। आप मुझसे बड़े हैं और हालात की नज़ाकत को भी समझते हैं, फिर ये बचकाना ख्वाहिश किस लिए? आप जानते हैं कि सबकी नज़र में अभी हमारा रिश्ता नहीं बना, फिर भी आप ऐसी बातें करेंगे, मुझे तवक्को नहीं थी। कश्यप ने तासुफ से सर झटका कि वो किसी ज़िद्दी बच्ची की तरह समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। इस दिल को कैसे समझाऊं जो जानता है कि हमारे दरमियान ताल्लुक बन चुका है। प्लीज़ कश्यप, कुछ वक्त अपने साथ गुजार लेने दो, सुबह अजान से कबल निकल जाऊंगा ना। बालाज अब बेड पर उसके सामने बैठ चुका था। उसने लजाजत से कहा, जबकि कश्यप थकान भरा सांस खारिज करते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद गई। उठो, मेडिसिन ले लो। कुछ लम्हे दोनों तरफ खामोशी छाई रही, फिर बालाज ने ही इस खामोशी को तोड़ा। खाने पर क्यों नहीं आई तुम? मेरी वजह से नहीं आई थी ना? बालाज ने मेडिसिन खिलाते हुए उससे सवाल किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सो गई थी। उसने मुख्तसर से जवाब में भी जाने क्यों उसे वजाहत दे डाली थी। कश्यप, तुम अभी तक नाराज़ हो मुझसे? बालाज मेडिसिन देने के बाद फिर से उसके रूबरू आ बैठा और उसका हाथ थाम कर वो सवाल फिर से कर गया, जिसका जवाब वो खुद भी अच्छे से जानता था। क्यों? जो कुछ आपने किया, क्या उस पर मुझे खुश होना चाहिए? आपकी बहन के साथ तो मेरे भाई का रवैया इतना अच्छा था, उसने कभी उसे तंग नहीं किया, क्योंकि वो उसे बहुत चाहते हैं। फिर भी आपने अपनी बहन की मन घड़क बातों पर कान धरते हुए मेरे साथ वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। सिर्फ इंतकाम लेने के लिए आप मेरे साथ किस हद तक नहीं गए और चाहते हैं कि इतनी जल्दी माफ़ी भी मिल जाए। बिलफर्ज मेरे भाई ने जो कुछ किया भी था, तो यही बात आप अपनी बहन को भी तो कह सकते थे कि वो दरगुजर कर दे, क्योंकि वो अब उसका शौहर है। लेकिन नहीं, वहाँ तो आपकी बहन थी ना, जिसकी झूठी बातें भी आपको सच लगीं, और यहाँ असफ़ी की बहन थी और आपकी बीवी, जो आपके सामने आखिर तक हाथ जोड़ती रही कि मुझे घर छोड़ दें, और यकीन दिलाती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसके लिए आप मुझसे इंतकाम लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे अल्फाज की और ज़बान की भला क्या कदर व कीमत? उन्हें भी आप मेरे वजूद की तरह रोनते चले गए, और अब चाहते हैं कि हर तकलीफ़ के लिए आपको माफ़ ही कर दूँ। अगर असफ़ी मीनू के साथ ये सब करता, तब क्या करते आप? मीनू को यही कहते हैं, माफ़ कर दो असफ़ी को। कश्यप ने पहली बार कुछ इस अंदाज में भड़ास निकाली थी, और गुस्से से उससे पता ही नहीं चला कब उसकी आवाज़ बुलंद हो गई और सिसकियाँ भी। जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सच्चाई जान गया हूँ, इसलिए पहले से ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने मीनू से पूछा है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। जवाबन वो भी बहुत शर्मिंदा थी और माफ़ी भी मांग रही थी कि वो असफ़ी को पसंद नहीं करती थी और ना ही उस शादी के लिए रज़ामंद और खुश थी। जब भी छुटकारे के लिए उसने इतनी गलत बातें की, लेकिन अब वो खुश और मुतमईन है, और उसे बाबा के इंतखाब पर नाज है कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छे लड़के का इंतखाब किया, और वो एक नई शुरुआत की ख्वाहां थी कि सब कुछ भुलाकर वो असफ़ी के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम भी एक नई शुरुआत करें। बालाश उसके सामने सर झुकाए हाथ जोड़े किसी मुजरिम की तरह बैठा था, जबकि कश्यप की हैरत के मारे आंखें खुल गई थीं। आजकल जिस रफ्तार से उसमें बदलाव आ रहा था, ये एक नाकाबिले यकीन सी बात थी। ओह, तो मीनू की बातों का असर है जो आप इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। मैं भी कहूँ कि वो शख्स जो कल तक किसी भी हद तक जाने को तैयार था, आज मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों? कश्यप ने चुपती हुई निगाहों और लहजे का इस्तेमाल किया तो बालाज ने कर्ब से आंखें मूंदी। तुम्हें हक है, तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मीनू के बताने पर यह बदलाव नहीं आया। तुम जानती हो कश्यप, सब कुछ कर गुजरने के बाद मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में जिस तकलीफ में देखा था, बस वहीं से यह बदलाव आया है कि मैं जो तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार था, फिर ऐसे कैसे कर सकता हूँ। बस तब से निदामत और शर्मिंदगी में पड़ा हूँ कि तुम अपनी निगाह अल्तफ़ात डालकर हो सकता है बख्शिश की भीख मेरी कशकोल में डाल दो। बालाज के लहजे से उसकी शर्मिंदगी साफ आया थी। इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिल सकती आपको। देखूंगी, सोचूंगी और परखूंगी, फिर कोई फैसला करूंगी। कश्यप ने बहुत सुकून से अपनी बात करते हुए बालाज को देखा, जिसके चेहरे का इज़्तिराब उसका जवाब सुनने के बाद कहीं बढ़ गया था। एक बात बताएं मुझे, मीनू भाभी ने ये जो सारी बातें आपसे की हैं, कहीं आपने भी उन्हें हमारे बारे में सब बता तो नहीं दिया? बालाज को खामोश पाकर कश्यप ने उससे सवाल किया। हाँ, बता चुका हूँ।
और उसी ने दरवाज़ा भी खोला था। बालाज ने इत्मीनान से जवाब देते ही उसकी सिमत देखा, जिसने बेसाख्ता ही लबों पर हाथ रखे थे। उफ खुदाया, बालाज ये क्या किया है आपने? वो अब रो देने को थी। मैं हूं ना कशफ, कुछ भी नहीं होगा। बालाज ने उसके रुखसार को छूते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। आप जाइए, बस मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाइए यहाँ से। कशफ ने मुंह दूसरी तरफ मोड़े हुए कहा कि इसी असना दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर कशफ की आंखें खौफ से फैल चुकी थीं और वो साकसी बालाज को देख रही थी। बालाज प्लीज़ जल्दी से छुप जाएं कहीं, मैंने आपको मना किया था ना कि यहाँ मत आइएगा। अब पता नहीं कौन होगा बाहर, अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरा यकीन करेगा। कशफ के तो खौफ से हाथ पैर फूलने लगे थे। जब भी वो बालाज की आमद पर उसे कोसने के साथ सरगोशी करते हुए छुपने को भी कह रही थी। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। बालाज उसका हौसला बढ़ाता उठकर खिड़की के सामने लगे पर्दे के पीछे छुप गया, जहाँ उसके जूते साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ नहीं, वार्डरूम में भी नहीं। हाँ प्लीज़ बेड के नीचे छुप जाएं और मुझसे वादा करें, जो भी हो जाए आप उससे बाहर नहीं आएंगे जब तक मैं ना कह दूँ। कशफ सिरे से आगे बढ़ी और पर्दा हटाकर बेड की जानिब इशारा करते हुए उससे सरगोशी करी। तुम्हारी इज्जत अब मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। दिल को काबू में रख कर खुद को तो नहीं रोक सकता, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, वादा करता हूँ। बालाज ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए अपनी तरफ से एक बार फिर उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर उतरता खौफ किसी तौर कम नहीं हो रहा था। और अकड़ू बालाज साहब अब के उसके साथ कोई बहस करने की बजाय ये भी कर गुजरा, क्योंकि अब गलती उसकी अपनी ही थी और वो किसी को सफाइयाँ देने के लिए उसके साथ खड़ा भी होता, तब भी ये बात हर बात पर भारी होती कि वो रात के इस पहर कशफ के रूम में क्या कर रहा है। अगर शादी का भी बता देता तो सब ज़्यादा नाराज़ होते कि शाम को इन दोनों ने झूठ क्यों बोला। बस यही बातें सोचकर वो खामोश हो रहा। बेड के नीचे, जो कि उसके लिए एक मुश्किल काम था, कशफ की खातिर घुस ही गया। हल्की आवाज़ के साथ दस्तक मुसलसल जारी थी। कशफ हवास बहाल करती दरवाजे की सिमत बढ़ी और फिर सामने खड़े वजूद को देखकर साकत रह गई। कौन था यहाँ और दरवाज़ा खुलने में इतनी देर क्यों लगी? मुकाबिल ने दरवाज़ा खुलते ही सवाल दागा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।